इस बीच जारी इस सियासी खेल के पीछे राहुल गांधी के 3 प्यादे हैं, जिन्होंने प्रदेश में पूरी पार्टी का बंटाढार कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह का फायदा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच भगवा मॉडल सरकार पर उठने वाली उंगलियों के फोकस शिफ्ट करने में मदद मिल गई। इसके साथ ही नवंबर में होने वाले आगामी निकाय चुनावों से पहले राज्यसभा चुनावों का इस्तेमाल भी करने का मौका मिल गया। गुजरात में ये 3 नेता प्रदेश कांग्रेस समिति चीफ अमित चावड़ा, कांग्रेस विधानसभा दल के नेता परेश धनानी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात इंचार्ज राजीव साटव हैं। राहुल गांधी ने लाइट वेट वफादार नेताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन तीनों को महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी थी। गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद तत्कालीन पीसीसी चीफ भरत सिंह सोलंकी ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं सीएलपी नेता शक्ति सिंह गोहिल अपनी सीट से हार गए थे। ऐसे में राहुल गांधी को चावड़ा और धनानी को नियुक्त करने का मौका मिल गया, लेकिन सिद्धार्थ पटेल, नरेश रावल, कुंवरजी बावलिया और अर्जुन मोडवाडिया जैसे सीनियर नेताओं की भी उपेक्षा की गई। पीएम मोदी और अमित शाह के गृह प्रदेश में कांग्रेस को संगठित करने के लिए 3 युवा चेहरों को आगे लाए जाने के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। अहमद पटेल जैसे कद्दावर नेता को भी साइडलाइन किया गया। इन तीनों की नियुक्ति से पहले दिसंबर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इस फैसले से पार्टी में असंतोष फैल गया। गुजरात कांग्रेस कोर समिति के 30 से अधिक सदस्यों ने अक्टूबर 2018 में दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल की पसंद की तिकड़ी के एक पक्षीय फैसलों को लेकर शिकायत की गई। राहुल ने एक्शन लेने का भरोसा दिया, लेकिन तीनों को संरक्षण देना जारी रखा। लोकसभा चुनाव में कई लोगों की नापसंद के बावजूद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। लोकसभा चुनावों के दौरान ही पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई थी। राहुल की इस तिकड़ी में ही आपसी फूट उस समय नजर आई जब पीसीसी और सीएलपी चीफ ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पार्टी के अंदरूनी झगड़े में ये नया ट्विस्ट था। पिछले विधानसभा चुनावों से लेकर अभी तक कांग्रेस के 16 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि कलह सामने आने पर कांग्रेस की तरफ से दिल्ली और अन्य जगहों से कुछ बड़े नेताओं को गुजरात भी भेजा गया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर है। अभी कांग्रेस के कुछ और विधायकों के पाला बदलने की गुंजाइश है। गुजरात में कोरोना की गंभीर महामारी के बीच नैरेटिव बदलने की सत्तारूढ़ बीजेपी की कोशिश और उसके पास मौजूद संसाधनों को देखते हुए ये मुश्किल भी नहीं नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जब से लद्दाख में चीन से सीमा का विवाद शुरू हुआ है, तब से राहुल गांधी कुछ शायरी करने लगे हैं। चीन भारत के मामले को राहुल इसी के सहारे डील कर रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ही एकमात्र देश है, तो राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अमित शाह पर तंज किया, लेकिन राहुल को लगे शायरी के रोग का इलाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कायदे से कर दिया। राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने मिर्जा गालिब के शेर को अलहदा अंदाज में पेश किया। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि सभी लोग सीमाओं की वास्तविकता जानते हैं, लेकिन ये किसी के दिल को खुश करने के लिए एक अच्छा विचार है। बिहार में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है और भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में अमेरिका, इजराइल के बाद है। इससे पहले 3 जून को राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि करती है कि कोई चीनी सैनिक भारत में नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिलान्यास कौन करेगा, ये सवाल सबके मन में है। इसके लिए दिल्ली में के पराशरण के घर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टियों की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिलान्यास करवाने के लिए वक्त लेने और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। बैठक में फैसला लिया गया कि चंपत राय पीएम मोदी से मिलेंगे, मतलब कि पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कैंप कार्यालय राम कचहरी चारों धाम मंदिर में बनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने राम मंदिर ट्रस्ट के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस बीच
श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। परिसर में चल रहे समतलीकरण के बाद फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी को लेकर L&T कंपनी के अधिकारियों ने परिसर में डेरा डाल दिया है। इस बीच 10 जून को प्राचीन कुबेर टीला पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के मुताबिक भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति से पहले भगवान रामेश्वरम की स्थापना कर अभिषेक किया था, इसलिए मंदिर निर्माण से पहले भगवान शशांक शेखर का पूजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी से अमित शाह को कई हिसाब चुकाने थे, इसलिए कोरोना काल में जब बंगाल में शाह की पहली वर्चुअल रैली हुई तो वे पूरे फॉर्म में नजर आए और ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमले किए। कोरोना से निपटने के मामले में ममता सरकार की नाकामी से लेकर CAA और NRC तक, बंगाल में हिंसा की सियासत से लेकर कोरोना की सियासत तक, हर कहीं अमित शाह ने ममता बनर्जी को लपेटे में लिया। ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहा था, तो अमित शाह ने पलटकर कहा कि यही कोरोना एक्सप्रेस ममता सरकार के लिए एग्जिट एक्सप्रेस साबित होगी। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा, आपने प्रवासी कामगारों का अपमान किया है, आपने उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है और वे इसे भूलेंगे नहीं। शाह ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली में कहा कि ममता दीदी, आप हमारी सरकार का हिसाब मांगते हैं तो मैं आज हिसाब लेकर आया हूं, लेकिन आप भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के 10 साल का हिसाब दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं बम धमाके या बंद हुई फैक्ट्रियों का नंबर मत बता दीजिएगा और बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं की संख्या न बताइएगा। अमित शाह ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या बंगाल के गरीब लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है? फिर आपने आयुष्मान भारत योजना को यहां लागू क्यों नहीं होने दिया? ममता जी, गरीब लोगों के अधिकारों पर राजनीति करना बंद कीजिए। आप कई अन्य मुद्दों पर राजनीति कर सकती हैं, लेकिन गरीबों के स्वास्थ्य पर नहीं। शाह ने इस दौरान ममता बनर्जी पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि वो CAA का विरोध क्यों कर रही हैं। अगर निचले तबके के लोग देश में सम्मान पूर्वक रहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में वर्चुअल रैली संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए ने 10 साल में एक बार 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का दावा किया, लेकिन मोदी जी ने 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में 72,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया है और हर साल किसान को 6,000 रुपए पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करते हुए 2014 से सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान किया। पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने के लोगों के सपनों को पूरा करने के बाद उनके बलिदान का स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाना जरूरी है। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि मैं बंगाल की जनता से यह कहना चाहता हूं कि भले ही बीजेपी को 303 सीटें देश भर में मिली, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल की 18 सीटें, जो बंगाल में बंगाल की जनता ने बीजेपी को सपोर्ट देकर किया। लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में सियासी संघर्ष भी जोर पकड़ने लगा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संकट से पैदा हुई परिस्थितियों पर सरकार को घेरने के बाद चीन के साथ गतिरोध के मुद्दे को हवा देने में जुटे हुए हैं। उधर राहुल के खिलाफ सरकार की तरफ से मोर्चा संभालने वालों में अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का नाम भी शामिल हो गया है। रिजिजू ने इस मुद्दे पर राहुल के आखिरी बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि इस तरह की बात वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सेना की ताकत पर भरोसा नहीं हो। दरअसल राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जवाबी ट्वीट को लेकर एक गंभीर सवाल कर डाला था। राहुल ने ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि हाथ छाप पर टिप्पणी पूरी हो गई हो तो क्या वो बता सकते हैं कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया है। इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान और व्यवहार तब सामने आते हैं जब कोई खुद की सेना पर भरोसा करना बंद कर देता है और राजनीतिक हित राष्ट्रीय हित से आगे निकल जाता है।
रिजिजू ने राहुल को 1962 युद्ध और उसके परिणाम की याद दिला दी। उन्होंने लिखा कि उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी 1962 की गलतियां महसूस करें, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चीन की अनावश्यक और अनुचित दावेदारी में धकेल दिया था। राहुल गांधी यूं तो सरकार से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन बात तब बढ़ गई जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर शायराना अंदाज में तंज कसा। शाह के बयान पर राहुल ने ट्वीट किया, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। इसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नहले पे दहला मारते हुए लिखा, एक शेर थोड़ा अलग अंदाज में है, हाथ में दर्द हो तो दवा की जाए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। राहुल ने रक्षा मंत्री के इसी ट्वीट पर उनसे पूछ डाला कि अगर हाथ छाप पर टिप्पणी हो गई हो तो रक्षा मंत्री लद्दाख की परिस्थिति बता दे। इसी के जवाब में किरण रिजिजू ने उन पर देश की सैन्य शक्ति को लेकर सशंकित होने का आरोप लगा दिया। दरअसल इस पूरे वाद विवाद की जड़ में गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जिसमें कहा गया है कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमा को सुरक्षित रखने में सक्षम है तो वो भारत है। राहुल ने इस बयान को लेकर तंज कसा तो राजनाथ ने उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब दे दिया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो लद्दाख को लेकर पूरी जानकारी संसद में देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चीन के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी बड़ी और गहरी है। पहला मोर्चा चीनी सामानों का बहिष्कार, जिसकी राह पर कैट जैसे संगठन भी चल पड़े हैं। दूसरा मोर्चा सीमा पर जवाबी तैयारियों का है और तीसरा कूटनीतिक। इस मोर्चे पर भारत चीन से काफी आगे है, मतलब कि भारत चीन को आर्थिक, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात देने के लिए पूरी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में चीन को अब शायद इस बात का एहसास होने लगा है कि महज धमकियों और गीदड़ भभकियों के सहारे भारत को डील नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन ने पूर्वी लद्दाख के 3 इलाकों से अपनी सेना को 2.5 किलोमीटर पीछे भेज दिया है। इस सप्ताह होने वाली सैन्य बातचीत से पहले दोनों देशों की तरफ से हुई इस पहल से 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी तनाव के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत और चीन की सेना के बीच इस सप्ताह पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गलवान एरिया, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया समेत लद्दाख के कई अलग अलग जगहों पर मीटिंग होने वाली है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि चीन की सेना गलवान वैली, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। सूत्रों ने कहा कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की हुई बातचीत और आने वाली मीटिंग का ये असर है। सूत्रों ने कहा, चूंकि पहले चीन की सेना ने अपने कदम वापस खींचे तो भारत की सेना ने भी उन इलाकों से अपने कुछ सैनिकों और वाहनों को वापस बुला लिया। उनके मुताबिक तनाव के इन बिंदुओं पर दोनों तरफ से बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। चीन से बातचीत के लिए भारतीय सैन्य दल पहले से ही चुशुल में मौजूद है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे मुट्ठी भर लोग लद्दाख में चीनी सेना के बहुत अंदर तक आ जाने का दावा कर रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने तो एक लेख लिखकर कहा कि चीनी सेना ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के अंदर 40 से 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। बहरहाल लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध पर देश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जोर पकड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।